जो गति हो रही है वो कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है सिंपल लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। तो भैया सरल रेखा में ही करनी है ना गति। सरल रेखा मतलब क्या, वो विस्थापन वाला पोर्शन की बात करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को ऐसा समझाते हुए लेके चल रहे हैं, एक ऐसे तरीके से इसको फ्रेम किया हुआ मैंने आपके लिए कि आपको बहुत ही स्मूथली जाता जाए, है ना। स्मूथली का मतलब क्या भाई, तो देखिए ना, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई एक ऐसा भी तो चल सकता है ना कोई आदमी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जैसे हम मस्ताते हुए हैं, कभी कभार साइकिल चलाते भाई, ऐसा 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 घूमे, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। तो भैया ऐसे तरीके से गति कर रहे हो तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक वक्राकार पथ पे गति हो गई। और अगर मैं ऐसा करूं, ये बिल्कुल शरीफ आदमी, ये घर से निकला और स्कूल पहुंचा सीधा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये सरल रेखीय पथ। सरल रेखीय मतलब स्ट्रेट में सीधे 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 गमन किया, ठीक है ना। तो ये सरल रेखीय पथ पे हो जाएगा। जनरली ऐसे पथ पे गति करने के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे ट्रेन जो गति करती है उसकी बात कर सकते हैं, जनरली एरोप्लेन्स की बात कर सकते हैं, रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, वो जो गति करते हैं वो सरल रेखा सीधे, भाई ऐसे मुड़ नहीं सकते, ऐसे जिगजैग नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कोई डांसिंग एरोप्लेन थोड़ी ऐसा ऐसा उचकते हो फुदकते हुआ जाएगा। तो भाई ये होगी सरल रेखीय गति, इसके जरिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं अल्टीमेट। आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बहुत कुछ करने वाले हैं कि मतलब गति दो तरीके में हो सकती है, एक तो वक्राकार मतलब कैसे भी चल रहा है रैंडमली, और दूसरा हो सकता है स्ट्रेट लाइन सीधी जो चल रही है। तो जो हम कैलकुलेशंस बना पाते हैं ना, वो हम बना पाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, सरल रेखीय गति की। जो ऐसा जिगजैग जिगजैग चल रहा है ना, उसका मेजरमेंट लेना बड़ा ही टफ डील है भाई। कभी वो छोटा सा घुमाव लिया, कभी बड़ा घुमाव लिया, तो उसका मेजरमेंट मतलब उसकी सैंपलिंग करना, उसका डाटा निकालना थोड़ा टफ डील है ना। और ये जो है ये बड़ा ही सिंपल है। तो जो टफ है वो भी ऐसा टफ नहीं, उसमें 4-5 डाटा निकालेंगे और उसका एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तो सिस्टमैटिक वाले को, फिर एवरेज की बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक शुरू करने के लिए हमारे पास में जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स ये कहते हैं कि अगर किसी ने सरल रेखा में गति की है, क्या भाई, किसी ने गति की है कैसी, सरल रेखा में, तो गति हुई है। तो मैंने आपको समझाया कि भैया क्या हुआ है, स्थान परिवर्तन। क्या हुआ है, स्थान परिवर्तन। और स्थान परिवर्तन को ही हमने क्या कहा, तो भैया ये दो तरीके से कैटेगराइज कर ली। एक हमने कैटेगराइज कर ली किसको, दूरी, और एक हमने कह दिया क्या, विस्थापन। दोनों में क्या अंतर था भैया, ये तय की गई कुल लंबाई थी और ये न्यूनतम लंबाई थी, ये कुल और ये न्यूनतम। अच्छा, तो भाई अब एक बात ये आती है कि भाई गति जब होगी ना, तो हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे लगभग सब कुछ, लगभग है ना, कंपैटिबल है, कंपेयर हो सकता है, वो है समय। चाहे वो दूरी कंपेयर करना हो या विस्थापन कंपेयर करना हो, लगभग सब कुछ क्यों करें। तो चलिए ना एक छोटी सी बात कर लेते भाई। हमने एक बाइक खरीदी, वो बाइक की रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, किसके बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे। ईयर मतलब क्या, समय के बेसिस पे। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी रेट घटता जाएगा। कोई नई चीज आई है, बिल्कुल कम समय हुआ है, बहुत ही महंगी मिल रही है भाई, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो भाई कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम, वो प्रॉपर्टी हमने सस्ती खरीदी, बहुत समय तक रखे रहा, तो क्या भाई उसमें मिट्टी ज्यादा हो गई क्या, तो भाई कहेंगे नहीं मिट्टी तो उतनी है। तो क्या लंबाई चौड़ाई बढ़ गई क्या उसकी, तो कहेंगे नहीं वो भी उतनी है जितनी खरीदी थी। तो क्या बढ़ा भाई, बोले रेट बढ़ गई। क्यों बढ़ गया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यूएशंस बढ़ रही थी, ग्रोथ आसपास का बढ़ रहा था, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ गई। मतलब उसकी कीमत तक तय कर रहा है समय। हम अपनी खुद की बात कर ले तो हम अपने आप को किस पे कंपेयर करते हैं भाई, एज क्या है, समय ही तो है, ठीक है, क्या है, समय। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात नहीं, एक लोहे का टुकड़ा खरीद करके लेकर के आए और उसका द्रव्यमान में भी कमी होने लगेगी समय के साथ। कैसे भाई, रस्टिंग होगी ना, उसमें जंग लगेगा ना, झड़ रहा, तो उसका भी एक समय निर्धारित हो गया। मतलब समय जो है वो लगभग दुनिया की मैक्सिमम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकती। तो हमको भी भाई जब दूरी कोई तय कर रहा है या कोई विस्थापन कर रहा है, तो इसमें उसको तुलना करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके कंपैरिजंस करने के लिए किसको लेकर के, तो हमने कहा समय से जरा इनको तुलना करो, तब तो पता चलेगा किसने जल्दी दूरी तय करी और किसने बाद में दूरी के तय करी। क्या, किसने जल्दी दूरी तय कर ली और किसने बाद में। तो जो दूरी और समय का तुलना हमेशा कैसी होती है भाई, अपॉन में। तुलना हमेशा कैसी कैसी होती है, दूरी बटा समय। वैसे ही विस्थापन को करेंगे तो विस्थापन बटा समय। अब बोलेंगे ऐसा ही क्यों किया, मार्क्स ऐसे ही तो करते हो, आए हुए मार्क्स, आए नंबर और अपॉन पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या, कुल नंबर। पूर्णांक मतलब कुल नंबर।
अब भाई आपने आ गए भाई 450 नंबर और आए कितने में से, तो पता चला 500 में से। ठीक है, 450 नंबर आ गए 500 में से, तो ये तो कुल है ना, इससे इसकी तुलना ही तो कर रहे हैं। तो हमेशा जब कभी भी रेट निकालना होता है, रेट, दर, ये सब क्या होगा, ये क्या निकला, ये निकलेगा दर। तुलना करने का मतलब क्या होता है, तुलना कहूं या फिर कहूं मैं इसको क्या, दर। तो जब दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे तो भाग ही तो देंगे। जैसे आप कहते हैं ना 75 रुपए प्रति किलो, तो रुपया प्रति किलो, आपने क्या किया, भाग ही तो दिया, तुलना किया ना, रुपए से आप तुलना कर रहे हैं। वो क्या कहता है, सामान बेचने वाला क्या कहता है भाई, वो वेट करता है किलो में और लेता क्या है, रुपया। दिया किलो और लिया रुपया, तो मतलब किलो का रुपया में तुलना किया ना, उसने कहा ना 75 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलो लोगे तो 75 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो वैसे ही हम यहां पे कह रहे हैं, हमारा तुलना करने वाला एलिमेंट कौन है भाई, समय। कौन है, समय। और हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, जो आपके पास पहले से ही है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो हमेशा नीचे आता है, और जो कंपेयर होने के लिए आ रहा है वो हमेशा ऊपर आता है। अब भाई ये क्या नया चीज सिखा रहे, तो भैया इसीलिए तो कहते हैं ये सेशन के बाद कुछ डाउट नहीं बचेगा। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं, तो फॉर्मूले बनने का मतलब सिंपली है, जो आपके पास पहले से ही पता है वो नीचे, जो आपके पास बाद में आ रहा है ऊपर। मतलब क्या भाई, जो अंश में आएगा वो तुलना होने आएगा, और हर हमेशा हमारे पास रहता है, हर हमारे पास हमेशा रहता है, अंश हमेशा तुलना होने के लिए आ रहा है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि भैया 5,000 रुपए ले जाओ, 5,000 रुपए ले जाओ, तो रुपया हो गया फिक्स, रुपया फिक्स हो गया। और ऊपर मैंने कहा भैया ड्राई फ्रूट्स खरीद के ले आनी, तो ड्राई फ्रूट्स का जो वेट होगा, जो उसका भार होगा ड्राई फ्रूट्स का, वो कैसा होगा भाई, कम ज्यादा हो सकता है। पता चल सकता है कि मैंने 2,500 रुपए किलो का कोई ड्राई फ्रूट लिया तो 2 ही किलो आएगा, मतलब 2 किलो भार आएगा। 3,000 का लिया, मतलब 3,000 रुपए किलो का, तो भैया उसका भार अलग आ जाएगा, है ना। 1,000 रुपए किलो का लिया तो उसका भार अलग आ जाएगा। मतलब भार कितना भी हो, भार कैसा है भाई, ये वेरिएबल है, ये कैसा भाई, ये वेरिएबल, और ये फिक्स हो गया। तो जो फिक्स है, जो पहले से पता है, वो नीचे गया। अब कहा घर वालों ने, नहीं भैया ऐसा नहीं, मुझे तो 5 किलो ड्राई फ्रूट्स ले आओ। तो मतलब भार जो है ये आपको पहले से ही पता चल गया, भैया 5 किलो ले आना है। तो जो रुपया है वो कम या ज्यादा लग सकता है, रुपए की कोई गारंटी नहीं, रुपया ज्यादा भी लगेगा, रुपया कम भी लगेगा। मतलब रुपया कैसा हो गया, वेरिएबल। मतलब दो चीजें, या तो घर वाले ये बोले भैया सब्जी ले आओ 5 किलो, तो रुपया कितना भी लगेगा भैया ऊपर नीचे, या फिर दूसरा क्या, भैया ये 500 पकड़ो और सब्जी ले आओ, तो भैया सब्जी कितना भी आएगा, कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। मतलब क्या, जो तुलना होने आ रही है वो ऊपर, जो हमारे पास है वो नीचे। रुपया हमारे पास फिक्स था, तो भैया रुपया नीचे आई, तुलना ऊपर हो रही है। कौन, भार। घर वालों ने बोल दिया नहीं भैया भार कंप्लीट है, मतलब 5 किलो ही सब्जी चाहिए, फिक्स है, तो भैया रुपया वेरिएबल है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। मतलब जो तुलना होने आ रही है वो ऊपर आएगी, और जो हमारे पास पहले से ही है वो नीचे। जो निर्भर नहीं करती किसी पे वो नीचे, जो निर्भर करती है वो ऊपर। जो निर्भर नहीं करती है किसी पे वो नीचे, और जो निर्भर करती है वो ऊपर। अब आप कहेंगे भैया समय, तो भैया पता है ना, समय इकलौती ऐसी क्वांटिटी है दुनिया की जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी है समय। भाई कहते हैं ना, समय किसके लिए रुकता है ना, किसी के लिए समय रुका है, तो समय नहीं रुक सकता भाई। आपको सोना है, सोइए। जो लोग हमारे साथ बने हुए पूरे सेशंस देख रहे हैं, उनके लिए भाई बहुत कुछ अच्छा होते चला जा रहा है। अब भाई जो देख रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, और जो नहीं कर रहे हैं, जो ये सेशंस नहीं कवर कर रहे हैं भैया, वो तो पीछे ही रहेंगे ना भाई। तो मतलब समय रुका है क्या किसी के लिए, नहीं, समय तो जारी है, समय चल रहा है। समय किसी पे निर्भर नहीं करता, समय किसी का बंधक नहीं है। समय को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो उस समय का सदुपयोग। ठीक है, तो चलिए भाई, सदुपयोग कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा समय है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे निर्भर नहीं करता। और कौन भाई, विस्थापन और दूरी इस पर डिपेंड करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो समय आएगा नीचे और दूरी और विस्थापन आएंगे ऊपर। और कोई नया फॉर्मूला बनाना होगा आगे भी चल के, सिर्फ अभी की बात नहीं करो, कभी भी समय हमेशा ही नीचे आएगा। आप देखिएगा जितने फॉर्मूले बनाएंगे सब में समय नीचे आएगा। क्यों नीचे आ रहा है भैया, तो समय जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है।
चलिए, तो मतलब मेरे को दो नए पॉइंट्स मिल गए यहां से। एक ये कि भैया गति होगा मतलब स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन को दूरी और विस्थापन दो तरीकों से मैं नाप रहा हूं और इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, तुलना कर सकता हूं समय से। तो दो नए टॉपिक मिलेंगे, एक दूरी समय का और एक विस्थापन समय का। तो ये दूरी और समय का और विस्थापन और समय के जो टॉपिक्स हैं उसको क्या कहते हैं भाई? तो आइए हम शुरू करते हैं आगे। तो भाई दूरी और समय का जो कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं हम चाल। दूरी और समय का जो कंपैरिजन उसको क्या कहते हैं? चाल। और चाल जब कहते हैं दूरी और समय के कंपैरिजन को, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। भाई दूरी चल रहे ना, एक सेकंड में जितना चला उसको क्या कहेंगे? चाल। ठीक है, तो भाई एकांक समय में, इकाई समय में, इकाई मतलब एक यूनिटी, इकाई समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को कहते हैं हम चाल। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो दो पॉइंट आ गए ना आपके पास, एक आया दूरी और एक आया समय। अब बताइए कैसे फॉर्मूला बना? भाई कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना कैसे होता है भाई? तो तुलना है इसका और इसका भाग करना है। अब किसको किससे भाग कर? क्या समय बटा दूरी लिख ले? तो आप कहेंगे नहीं, समय इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे, दूरी डिपेंडेंट है तो भैया ऊपर। तो चाल का फॉर्मूला बन गया ना, दूरी बटा समय। देखिए कितना आसान है। अब आप कहेंगे भाई इसका इकाई बताइए। तो दूरी को किस चीज में नापते हैं भैया? मीटर में। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया इसकी इकाई? मीटर प्रति सेकंड। ये भी आसान है भाई। अब से एक बात ध्यान रखेंगे, अब जितने भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ में एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले की इकाई। डेफिनेशन के साथ में एक फॉर्मूला और फॉर्मूले के साथ में इकाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी भाई। ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ में फॉर्मूला और फॉर्मूले के साथ में इकाई। क्लियर होगा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। भाई बिल्कुल सेम है, ये जो है एकांक समय में, इकाई समय में तय की गई वस्तु की दूरी है। अच्छा, यह एक अदिश राशि है। अब कहेंगे भैया ये क्यों अदिश है? तो इसके अदिश होने का कारण है ना, इसमें कौन आ रहा है? दूरी। और दूरी को दिशा से कोई लेना देना नहीं था। दूरी जो थी ये थी अदिश, ऊपर से जो समय है वो भी है अदिश। तो भैया दोनों अदिश, तो इसमें सदिश कहां से? दिशा पे जब इसके फैक्टर्स दिशा पे निर्भर नहीं करते तो ये कैसे निर्भर करेगा भैया दिशा पे? तो मतलब ये दिशा पे निर्भर नहीं करता, इसका मतलब हो गया कि ये भी एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए आगे। किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, औसत जो चाल है वो शून्य नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? तो भाई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, इधर यहां तक बढ़ा तो भाई दूरी होगा, होगा बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हो सकता दूरी ना हो। अगर दूरी नहीं है तो क्या है? अगर दूरी नहीं है तो ये ए जो है ये विराम अवस्था में है। ए जो है किस में है? विरामावस्था में। विरामावस्था या फिर यूं कहते हैं हम क्या? रेस्ट पोजीशन में। भाई ये चल ही नहीं रहा है ना, जब चल ही नहीं रहा, गति ही नहीं करे तो काहे की दूरी? कोई दूरी नहीं। तो मतलब अगर वो गतिमान है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती। देखिए समय का तो आपके हाथ में है नहीं भैया कि कह दोगे समय शून्य, बचा कौन? दूरी। तो जो भी खेल हो रहा है सब दूरी पे हो रहा है। भाई ये सदिश है, सॉरी अदिश है तो दूरी के कारण। शून्य नहीं हो सकता तो दूरी के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। किसी वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होता है। यह भी किसके कारण? दूरी के कारण। दूरी हमेशा कैसे होता है? धनात्मक ना। ए से बी जाएंगे ना, ए से बी जो जाएंगे वो पॉजिटिव ही तो गिनेंगे। भाई दिशा होती नहीं है, दिशा होती नहीं है तो फिर लफड़ा ही खत्म ना, कि वो नेगेटिव नाम की भी कोई चीज आनी है। ठीक है क्या? तो भाई ये होता है हमारा क्या? चाल। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम अपने औसत चाल को। ये औसत चाल क्या होता है और ये कब कैलकुलेट करेंगे हम? अब औसत चाल की जरूरत कब पड़ती है भाई? तो औसत चाल की जरूरत पड़नी, औसत का मतलब क्या है? औसत तभी निकालते हैं ना जब हम कोई एक वैल्यू ना हो, मतलब सेम चीज के अलग अलग माप अगर आ रहे हो तो क्या निकालना पड़ता है भाई? औसत। जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर आए हुए हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप कितना नंबर ले आए हो? तो आपने एक औसत निकाला। औसत मतलब क्या? एक एवरेज, मतलब सबके बीच का एक मान। जैसे अपने 5 फिंगर्स लेते हैं, अब इसमें से किस फिंगर्स के अकॉर्डिंगली चले, तो हमने कहा एवरेज फिंगर कौन से? तो एवरेज मतलब 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3 है ना, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3, मतलब ये हो गए बीच में, ये एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब बीच का मान, मध्य का मान एक निकल जाए। कैसे भाई? तो होता क्या है, जब कोई भी वस्तु
असमान रूप से गति करे। असमान रूप का गति का मतलब क्या होता है? वो कुछ भी चल रही है, मतलब पहला ए से बी तक चली, ए से बी तक जब चले तो हमने देखा कि भाई ए से बी तक चलने में जो दूरी है और जो समय है ना, वो अगर सपोज आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जो बी से सी चले वो आ गई मेरी, एक कोई और वैल्यू ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एक और जो यहां से यहां तक चले है ना, वो चला मैं 4 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई 4 भी चला, 5 भी चला, 6 भी चला और 3 बार चला, तो औसत कितना हो जाएगा? ठीक है, औसत कितना होगा? तो औसत कैसे निकालेंगे भाई? तो औसत निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप एक काम किए, तय की गई कुल दूरी है ना, यहां से यहां तक चलने में तय की गई कुल दूरी अपॉन में तय किया गया, मतलब लिया गया कुल समय। दूरी कुल और समय भी कुल। जैसे यहां पे एवरेज की बात करें तो यहां पे एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए ना, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो मतलब ये हो गया औसत, बीचों बीच का मान 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड जो है ये मध्य मान हो गया, ये बीच का मान हो गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या भाई? एवरेज स्पीड। इसको ही क्या कहते हैं हम? एवरेज स्पीड। अगर इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा समझना चाहें तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ए से बी वो अलग तरीके से गति किया, जैसे ये 10 मीटर गमन किया, फिर बी से सी जो गमन किया ये मान लेता हूं मैं कुछ अलग 15 मीटर गमन किया, और यहां से जो आगे की तरफ चल के आया ये गमन किया मान लीजिए 25, ठीक है। अब 25 गमन कर गया। अब क्या है कि भाई यहां से यहां तक चलने में लिया था इसने 2 सेकंड है ना, यहां से ये चलने में भी लिया 2 सेकंड और ये चलने में लिया मात्र 1 सेकंड। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हो गया भाई? तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी बताइए, तो आप कहेंगे भैया ए बी चले, फिर बी सी चले, फिर ए बी सी डी कर देता हूं मैं। ए बी चले प्लस बी सी चले प्लस सी डी चलेंगे अपॉन कुल दूरी। कुल दूरी मतलब ए बी में, बी सी में और सी डी में, मतलब कितना भाई? 2 1 2, 2 + 1 + 2, ये कितना है भाई? तो इसको जोड़िए ना, 10 15 और 25 बटा 2 2 4 और 1 5। अब क्या करें भाई? तो 25 5 30, 10 40 और 10 50, 50 बटे 5 कितना हो गया? ये कट करके मिल गया मुझे कितना? 10। तो ये क्या मिला? 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये औसतन 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया। इसका मतलब क्या समझे? तो भाई देखिए, आप जो आपकी व्हीकल, आपकी जो गाड़ी होती है ना, उसमें आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना भाई कि एवरेज, मेरी गाड़ी कम एवरेज दे रही है, मेरी गाड़ी ज्यादा एवरेज दे रही है। तो वो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? तो वो निकाल रहा हूं मैं जो फ्यूल कंजम्पशन है और जो दूरी है, मतलब चली गई दूरी बटा फ्यूल, चली गई दूरी बटा फ्यूल, वो निकालते हैं हम एवरेज जनरली। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं हम वो नहीं निकाल रहे। हम क्या निकाल रहे हैं कि किसी ने कहा कि भाई मैं घर से चला और स्कूल तक पहुंचा, रास्ते में 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए है ना, जो सीधी दिशा में थे। अब ये 3 पॉइंट्स होता हुआ हमारे स्कूल चौथे पॉइंट पे पहुंच गए। अब भाई पहले जैसे देखिए 10/2 अगर यहां पे करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10/2 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे। ये बी से सी कितना चला भाई? 15 मीटर प्रति सेकंड से। और 25/2 अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, मतलब 2.5 मीटर प्रति सेकंड से। मतलब आप समझिए ना, यहां पे गाड़ी कैसा चला होगा? ए से बी बड़े धीरे धीरे घर से निकले ना, शरीफो टाइप ही निकलते हैं अपन, तो भैया शरीफो टाइप बिल्कुल 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन भैया पता चला कि अरे अब तो लेट हो रहे स्कूल के लिए, तो भैया गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड, बहुत तेज। अब इसके बाद क्या? फिर स्कूल के करीब भी तो पहुंचने वाले हैं है ना, स्कूल वाले भी तो कंप्लेन कर देंगे, फिर से गाड़ी स्लो कर ली मतलब कितने से चलने लगे? 12.5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहां अलग तरीके से चले, यहां अलग चले, यहां अलग चले, यानी कुल 50 मीटर चलने में 3 तरीके की स्पीड रही मेरी, 3 प्रकार की स्पीड रही मेरी। तो किसको कहूं? अगर मान लीजिए वहां जाकर के मुझे ये पूछा जाए, जो दोस्तों ने हमसे ये पूछा भाई क्या स्पीड से आया, तो क्या स्पीड बताओगे आप? तो आप कहोगे भाई 10 मीटर प्रति सेकंड से आया, जबकि शुरुआत में 10 से चला था, यहां पे और तेज चला, यहां पे और तेज चला। लेकिन आंसर क्या है भाई? 10। कारण क्या था इसका? क्योंकि तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है, तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय, ये होता है औसत। और औसत चाल जब कभी भी निकालेंगे, औसत चाल निकालने का मेन ही रीजन ये होता है कि ये असमान गति करे। ये असमान है ना, ये समान नहीं है। पहले में 5 चला, दूसरे में 15 चला, अगले में 12.5 चल रही है।
समान कब होता है? जब बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। पहले 2 सेकंड में, मतलब पहले 2 सेकंड में यहां जो चल रहे हैं वो भी 5, अगले 2 सेकंड में मैं चलूं तो वो भी 5, अगले 2 सेकंड में चलूं वो भी 5। अगर ऐसा चलते तो हम समान रूप से गति कर रहे होते, बराबर बराबर चल रहे होते। तो जब बराबर चलेंगे तो दिक्कत ही नहीं ना, हमने रेखीय गति में ही तो समझा, जब बराबर चल रहे होंगे, कांस्टेंट चल रहे होंगे, कोई लफड़ा नहीं है भाई, सीधे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। लेकिन कब दिक्कत आती है? जब अलग अलग आ गए, वेरी कर गए, तब क्या करेंगे? तो जब वेरी कर जाएंगे तब की स्थिति में हम निकालते हैं औसत चाल। क्या निकालते हैं भाई? औसत चाल। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। औसत चाल मतलब तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। तय की गई कुल दूरी अपॉन तय लिया गया कुल समय। अच्छा, इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो इकाई इसकी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अभी भी क्या है, ये दूरी बटा समय है ना। दूरी को किस में नापते थे? मीटर में। और समय को किस में नापते थे? तो इसको नापते थे सेकंड में। तो अभी भी इसकी इकाई जो है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मतलब औसत चाल भी चाल ही है, लेकिन ये तब की चाल है जब आपके पास असमान वेग हो, मतलब अलग अलग तरीके से आप गति कर रहे हैं। ठीक है, तो औसत चाल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपॉन में लगा हुआ कुल समय।